इंडिया और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के दरमियान में जो टसल चल रही है, बांग्लादेश ठीक है या इंडिया ठीक है, कि आईसीसी इज द पपेट ऑफ इंडिया, जिसके पास पैसे ज्यादा होंगे वो उनके घर की लौंडी बन जाएंगे। लेकिन इंग्लैंड ने बहरहाल व्हाइट वॉश बचा ली। मैं इसी तरह से इंग्लैंड को डिस्ट्रॉय करता रहूंगा। मेलबर्न की पिच जिसमें 2 दिन में टेस्ट मैच खत्म हुआ था, इसको भी अनसेटिस्फैक्ट्री करार दे दिया है आईसीसी ने। तो ऐसी बात नहीं, कहते हैं कि मैंने गोल्फ खेली तो उसके बाद फिर ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने मुझे क्रिटिसाइज किया। वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ अंपायर पॉइंट। मैं हूं आम आदमी यानी कि कॉमन मैन, और जनाब आज हम बहुत ही अहम इश्यूज के ऊपर डिस्कस करेंगे। हम डिस्कस करेंगे इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान में जो टसल चल रही है उनके क्रिकेट बोर्ड्स के दरमियान में, और दूसरी बात हम एशेज को रिव्यू करेंगे। जो एशेज खत्म हुई है इसको हम लोग रिव्यू करने वाले हैं। सो हमारे साथ हमेशा की तरह मौजूद है जनाब हमारे बहुत प्यारे अंपायर साहब। जी तो अंपायर साहब क्या हाल है आपका? अंपायर साहब ये होता है ग्रेस वाला विंटर कोट, आप क्या ये काला कोट पहन के रखते हैं वकीलों की तरह? और आम आदमी साहब ये अंपायरिंग वाला कोट है, इसका एहतराम करना सीखें ज़रा। चले अंपायर साहब, ये तो बातें आपको छेड़ने के लिए मैं करता रहता हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे आज इंडिया और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के दरमियान में जो टसल चल रही है। अंपायर साहब ये बताएं इसमें कौन ठीक है और कौन गलत है? बांग्लादेश ठीक है या इंडिया ठीक है? आम आदमी साहब कौन सही है कौन गलत, ये तो पॉलिटिकल फैसला है। मैं इस बात में और इस बहस में नहीं पढ़ूंगा कि हिंदू मुस्लिम क्या फसादात हुए हैं या इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान में क्या राइवलरी है, क्या झगड़ा है। ये बात, क्योंकि मैं पॉलिटिकल एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं क्रिकेट का एक्सपर्ट हूँ, मैं क्रिकेट का अंपायर हूँ। मैं आपसे क्रिकेट के हवाले से बात करूंगा और मैं कहूँगा कि आईसीसी इज़ द पपेट ऑफ इंडिया। ठीक है, इंडिया जो कहता है आईसीसी वही मानती है, क्योंकि आईसीसी में ज़्यादातर लोग इंडिया के मौजूद हैं। और इस वक्त देखें कि आईसीसी एक वीक बॉडी बन चुकी हुई है। वो ऐसी बॉडी है जिसके ना अपने प्रिंसिपल्स हैं और ना अपने कुछ उसूल। वो सिर्फ मनी के ऊपर रन करती है। जहाँ से पैसे आएंगे वो उसकी बात मानेंगे, जिस डील में ज़्यादा पैसे होंगे वो उनकी बात मानेंगे। जो क्रिकेट बोर्ड स्ट्रांग होगा, जिसके पास पैसे ज़्यादा होंगे, वो उनके घर की लौंडी बन जाएंगे। मैं समझता हूँ क्रिकेट और पॉलिटिक्स को मिक्स नहीं करना चाहिए। आप देखें कि इंडिया ने 2 पाकिस्तान के इवेंट डिस्ट्रॉय किए, एक एशिया कप और दूसरा जो चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी पाकिस्तान में। ये दोनों इंडिया ने डिस्ट्रॉय किए। दरम्यान में कुछ मैचेस यूएई और श्रीलंका में होते रहे इनके रिस्पेक्टिवली। और अब देखें इंडिया का हर टूर्नामेंट खराब हो रहा है। ठीक है, आई डोंट नो कि बांग्लादेश आईसीसी इंडिया की बांग्लादेश की बात मानेगा या नहीं मानेगा। जब तक वीडियो आएगी शायद तब तक इस बात का फैसला हो जाए। लेकिन ये बात गलत है कि अगर बांग्लादेश जो है वो टूर्नामेंट से विड्रॉ करता है या बाहर जाता है, या फिर दूसरी चीज़ ये है कि अगर वो श्रीलंका के अंदर जाके भी खेलेंगे तो भी बात गलत है। यानी कि ये ट्रेंड जो है इंडिया ने सेट किया है और अनफॉर्चुनेटली अब इंडिया ही उससे सफ़र कर रहा है। मैं समझता हूँ कि आईसीसी के जो डुअल स्टैंडर्ड्स हैं ये बहुत बुरे हैं। मैं आपको पीछे लेके जाता हूँ 1996 वर्ल्ड कप में। आम आदमी साहब आपकी उम्र बहुत कम होगी उस वक्त। 1996 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज़ की टीमें, इन्होंने श्रीलंका आने से इनकार किया था। और उस वक्त ये बहुत मजबूत और स्ट्रॉन्ग बोर्ड्स थे, ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज़। वेस्ट इंडीज़ 2 टाइम वर्ल्ड चैंपियन था और ऑस्ट्रेलिया 1 टाइम। और श्रीलंका बहुत छोटी नेशन था, बहुत छोटी माइक्रो नेशन था एक तरह की क्रिकेट के अंदर स्टेचर देखें तो। लेकिन आईसीसी ने स्ट्रॉन्ग फैसला किया कि अगर ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज श्रीलंका नहीं आना चाहते तो अपने पॉइंट लूज करेंगे। उसके बाद मैं आपको 2003 की बात बताता हूँ। 2003 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड ने कहा मैं जिम्बाब्वे जाके नहीं खेलना और न्यूजीलैंड ने कहा मैं कीनिया जाके नहीं खेलना। आईसीसी ने कहा शौक से, लेकिन आप अपने पॉइंट लूज करेंगे। तो लेकिन आईसीसी अब उसके स्टैंडर्ड बिल्कुल चेंज हो गए हैं। जब इंडिया ने कहा कि हम नहीं आके खेलना चाहते पाकिस्तान, तो ये सारे मैचेस जो हैं यूएई में शिफ्ट कर दिए गए और एक टूर्नामेंट को ख़राब किया गया सिर्फ इसलिए कि एक स्ट्रॉन्ग बोर्ड की बात मानी जाए। और अब इस तरह का सिलसिला चल पड़ा है कि वुमेंस वर्ल्ड कप हुआ इंडिया में, उसमें पाकिस्तान ने अपने मैचेस जो है श्रीलंका में खेले। और अब भी जो वर्ल्ड कप होगा इसमें पाकिस्तान अपने मैचेस श्रीलंका में खेलेगा। पाकिस्तान का एक टूर्नामेंट ख़राब हुआ या 2 टूर्नामेंट, और इंडिया के कितने सारे लाइन में 5-6 टूर्नामेंट्स हैं जो कि ख़राब हो गए। मैं समझता हूँ इस सारी सिचुएशन में क्रिकेट हार रही है। आईसीसी को एक स्ट्रांग बॉडी बनना पड़ेगा, एक अपने रूल बनाने पड़ेंगे। जो मुल्क नहीं आता वो अपने पॉइंट्स लूज करेगा और ये इंडिया के ऊपर भी अप्लाई होना चाहिए। आप देखें फुटबॉल और टेनिस इसलिए ज़्यादा कामयाब और ग्लोबल गेम्स हैं कि उसके अंदर एक रूल होता है, एक ही रूल है, हर किसी के ऊपर वैलिड है। इस तरह का नहीं होता कि जनाब अमेरिका में वर्ल्ड कप हो रहा है तो ईरान जाके नहीं खेलेगा, या इराक फ़लाँ मुल्क में वर्ल्ड कप है तो उसमें फ़लाँ टीम जाके नहीं खेलेगी। इस तरह का नहीं होता, बल्कि वो पॉलिटिक्स और स्पोर्ट्स को अलग रखते हैं। अंपायर साहब एशेज खत्म हो गई है। ऑस्ट्रेलिया ये एशेज 4-1 से जीत गया है, लेकिन इंग्लैंड ने बहरहाल व्हाइट वॉश बचा लिया। आपकी क्या राय है इस एशेज सीरीज के बारे में? आपकी क्या अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन दे जरा। यार देखो, मेरी नज़र में तो ये वाइट वॉश ही है। इसलिए वाइट वॉश है
कि इसमें जो तीनों टेस्ट मैचेस जो कि अलाइव टेस्ट मैचेस थे, यानी कि जब तक सीरीज जिंदा थी, वो तीनों तो इंग्लैंड हार गया। अब उसके बाद अगर एक डेड मैच जीत गया तो इतनी कोई इसमें आफत नहीं आ गई। मैं तो समझता हूँ कि इस पूरी एशेज में इंग्लैंड की परफॉर्मेंस वेरी वेरी पुअर थी। ये दूसरा टेस्ट मैच जीत भी जाते हैं, यानी कि आखिरी टेस्ट मैच, तो भी मैं समझता हूँ कि इस सीरीज को टोटली ऑस्ट्रेलिया ने ओन किया। आप देखेंगे इंग्लैंड कहाँ से टेस्ट मैच हारा है। पहले टेस्ट मैच में फर्स्ट इनिंग के एंड पे इनके पास 40 रन की लीड थी और दूसरी इनिंग में इनके 65 फॉर 1 थे, यानी कि 100 रन की लीड हो गई थी एक लो स्कोरिंग मैच में और 9 विकेटें बाकी थी, वहाँ से हार गए। उसके बाद सुने सेकंड टेस्ट मैच में हम कई सालों से देख रहे हैं, रूट की सेंचुरी का इंतजार कर रहे हैं, कब रूट की सेंचुरी आएगी और इंग्लैंड जीतेगा। दूसरे टेस्ट मैच में रूट की सेंचुरी आ गई, फर्स्ट इनिंग में अच्छी स्कोर बन गई 334, इसके बावजूद इंग्लैंड हार गया। तीसरे टेस्ट मैच में 435 का टारगेट था, ठीक है टारगेट बहुत बड़ा था, मगर एक वक्त में 177 फॉर 3 थे। उसके बाद एक वक्त ऐसा भी आया था जब एंड पे सिर्फ 100 रन से भी कम चाहिए थे और 3 विकेटें बाकी थी। अगर थोड़ी समझदारी के साथ इंग्लैंड खेलता तो इंग्लैंड ये टेस्ट मैच जीत सकता था। उसके बाद आखिरी टेस्ट मैच में देख लें 226 फॉर 3, रूट और ब्रूक फुली विकेट पे सेट हैं, वहाँ से हार गए। और आप देखें कि इंग्लैंड की टीम एक डिसेंट टीम थी, टैलेंटेड टीम थी। उसके मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की टीम में हेजलवुड एक भी टेस्ट मैच नहीं खेला, कमिंस और लायन सिर्फ एक टेस्ट मैच खेले, सिर्फ एक, कमिंस और लायन। उसके बाद लबुशेन अपनी कैरियर की वर्स्ट फॉर्म में है और उस्मान ख्वाजा तो वैसे ही बिल्कुल ख़त्म हो गया और वो रिटायर भी हो गया। आप समझ लें कि इस ऑस्ट्रेलियन टीम जो कि इसको ब्रॉड ने पिछले 15 साल की सबसे वीकेस्ट टीम कहा था, उसके मुकाबले में कहीं जाके इंग्लैंड बुरी तरह से हारा है सीरीज़, विच इज़ अ शेम। और आप देखें ब्रेंडन मैकुलम की बेशर्मी, आराम से कह रहा है आई विल नॉट बी टोल्ड व्हाट टू डू बाय द ईसीबी, यानी कि वो ईसीबी मुझे अभी भी डिक्टेट नहीं करेगा मैंने क्या करना है, मैं इसी तरह से इंग्लैंड को डिस्ट्रॉय करता रहूँगा। अंपायर साहब, जहाँ पे भी क्रिकेट की बात होती है वहाँ पे पिचों की बात ज़रूर होती है। आपके ख्याल में इस एशेज सीरीज़ में पिचों का स्टैंडर्ड क्या था, पिचों का लेवल क्या था? आप बड़ा कहते हैं कि जनाब स्टैंडर्ड की पिचें होनी चाहिए, पाकिस्तान अच्छी पिच नहीं बनाता। अब आप क्या कहते हैं इन एशेज की पिचों के बारे में? देखिए जी, ऐसी बात नहीं है। पिच सब कॉन्टिनेंट की हो या ऑस्ट्रेलिया की या इंग्लैंड की, साउथ अफ्रीका की, कहीं की भी हो, इंडिया की हो, पाकिस्तान की हो, अंपायर हमेशा ये कहता है कि पिच को बैटिंग और बॉलिंग दोनों को इक्वली सपोर्ट करना चाहिए। टेस्ट मैच अच्छा होना चाहिए, 4 से 5 दिन चलना चाहिए। अब ये जो एशेज है, यहाँ पे 2 टेस्ट मैच, आम आदमी साहब 2 टेस्ट मैच 2 दिनों के अंदर अंदर खत्म हुए हैं। ये कौन सी स्टैंडर्ड की ये क्रिकेट चल रही है? आप देखें कि जब 2 टेस्ट मैचों में खत्म होगा तो कितने सारे स्पॉन्सर्स हैं जिनका लॉस होता है, कितने सारे स्पेक्टेटर्स हैं जो तीसरे और चौथे दिन आना चाहते हैं लेकिन वो नहीं आ पाते, और क्रिकेट की बहुत पुअर पब्लिसिटी होती है। अगर 5 दिन तक टेस्ट मैच चलेगा, 5वें दिन के स्टार्ट पे आप एक टीम ए भी जीत सकती है, टीम बी भी जीत सकती है और ड्रॉ भी हो सकता है। जब इस तरह के सिनेरियोज बनेंगे तो फिर टेस्ट क्रिकेट में जान आएगी। और अब एशियन फैंस अक्सर ये रोते हैं कि जी सिर्फ एशियन पिचों को क्रिटिसाइज़ किया जाता है, ऐसा नहीं है। मेलबर्न की पिच जिसमें 2 दिन में टेस्ट मैच खत्म हुआ था, इसको भी अनसेटिस्फैक्ट्री करार दे दिया है आईसीसी ने। तो ऐसी बात नहीं कि हमेशा आईसीसी एशियंस के खिलाफ ही बात करेगी, आईसीसी में किसी हद तक अभी इंसाफ बाकी है। अंपायर साहब, उस्मान ख्वाजा ने क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर लिया है और रिटायरमेंट के वक्त उन्होंने बड़ी जनाब धमाकेदार किस्म की बातें की हैं और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट को एक्सपोज किया है कि जी वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा रेसिज्म होता है। आप इस बारे में क्या कहते हैं अंपायर साहब? देखें जी, उस्मान ख्वाजा ने सिर्फ रोना धोना डाला है, मैं समझता हूँ। आप अपनी रिटायरमेंट की स्पीच पे ये बातें कि मैं पाकिस्तानी हूँ, मुस्लिम हूँ एंड ऑफ कलर हूँ, यानी कि गोरा नहीं हूँ, ये बातें करने की क्या ज़रूरत है? उसके बाद उसने कहा कि आई वॉज ट्रीटेड बैडली। मैं आपको साबित करूँगा कि उस्मान ख्वाजा को बैडली ट्रीट नहीं किया गया। कहते हैं कि मैंने गोल्फ खेली तो उसके बाद फिर ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने मुझे क्रिटिसाइज़ किया। ये बात उस्मान ख्वाजा नहीं बल्कि हर किसी के बारे में बात करेंगे कि एक प्लेयर जो अपने मैच से पहले उसकी फिटनेस मुकम्मल नहीं है या फिर वो टेस्ट क्रिकेट छोड़ के वो गोल्फ खेल रहा है। तो मैं समझता हूँ कि इस ऑस्ट्रेलिया ने अपने बार इतना ज़्यादा हाई सेट किया हुआ है कि कोई भी स्टेज हो, कोई भी प्लेयर हो, वो हमेशा हर किसी से इसी तरह की 100% परफेक्शन मांगते हैं और उस्मान ख्वाजा उस पर पूरा नहीं उतरा और अब वो सिंपली अब वो क्राई बेबी बना हुआ है। बाकी ये कि उस्मान ख्वाजा अगर इतने एवरेज टैलेंट के साथ 88 टेस्ट मैचेस खेल गया, पूरा रिकॉर्ड मैं आपको नहीं बताता, ब्रीफली बता देता हूँ। 88 टेस्ट मैचेस, 6000 से कुछ ऊपर रन हैं, 43 की तकरीबन एवरेज है, 16 सेंचुरी हैं, नॉट वेरी बैड रिकॉर्ड। लेकिन इसको अगर आप देखें कि एवरेज इंग्लैंड के अंदर इसकी 28 है सिर्फ और साउथ अफ्रीका में सिर्फ 24 की एवरेज है। 2 मुश्किल कंट्रीज़ में तो इसने बिल्कुल अच्छा परफॉर्म नहीं किया। ओवरऑल भी कैरियर एवरेज मोस्टली 1 डाउन पे खेल रहा है, 42.9 की एवरेज है, जो कि एक्सेप्शनल नहीं है। अलबत्ता 2 इनिंग इसकी बहुत अच्छी थी, पाकिस्तान के खिलाफ 140 जो इसने यूएई में बनाया था और बर्मिंघम में 141 एशेज फर्स्ट टेस्ट मैच में 2023 में।
और ये बार बार शो डालते हैं कि जनाब उस्मान ख्वाजा को 2019 में ड्रॉप किया गया था, तो उस वक्त उसके पिछले जो 18 इनिंगें थी, एक 50 थी और एक सेंचुरी थी और दोनों होम पे थी इजी कंडीशन में। 2019 में इसको ड्रॉप करना बिल्कुल ठीक था और ही वॉज वेरी लकी कि इसको दोबारा इसको टीम में लाया गया है और बहुत लंबे अरसे तक के लिए 3-4 साल लगातार खेला है। अब इसने खेले 88 टेस्ट मैचेस। मैं आपको ऑस्ट्रेलियन ग्रेट्स के नाम बताता हूँ जिन्होंने इससे कम टेस्ट मैचेस खेले। ग्रेग चैपल, माइकल स्लेटर वही है जिसको इसने आइडियलाइज किया था कि माइकल स्लेटर को मैंने गाड़ी में देखा तो मैंने कहा कि मुझे मेरा कैरियर इस जैसा होना चाहिए। उसने भी इससे कम टेस्ट मैचेस खेले हैं। डेमिन मार्टिन जैसा बड़ा प्लेयर, शेन वॉटसन, साइमन कैटिच, डीन जॉन्स, इन सब प्लेयर्स ने उस्मान ख्वाजा से कम टेस्ट मैचेस खेले हैं। तो उस्मान ख्वाजा कैसे कह सकता है कि भाई मेरे साथ ज्यादती हुई है। मैं समझता हूँ रिटायरमेंट के मौके पे उसको ऑस्ट्रेलिया का थैंकफुल होना चाहिए था। और आप इस वक्त मीडिया में भी देख लें, जितने भी कमेंट्स हैं हर तरफ वो उस्मान ख्वाजा को क्रिटिसाइज ही कर रहे हैं, स्पेशली ऑस्ट्रेलियंस, कि आप इतने अरसे हमारे मुल्क के लिए खेले और आप बजाय इसके कि एक मोटिवेशन का जरिया बनते, मोटिवेशन के साथ साथ आपने ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट को क्रिटिसाइज करके और यहाँ पे रेसिज्म वाली बातें करके अपने आप को ख़राब किया और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट को बदनाम किया। अंपायर साहब, आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। वी आर थैंकफुल टू हैव सच अ ग्रेट अंपायर विद अस इन आवर शो। जी आम आदमी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने मुझे शो में बुलाया।